Hello students, so welcome again in this video। आज ये वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। इस सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस तरह से अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं। तो अगर आप पूरे सेमेस्टर में रेगुलर रहे हैं तो आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से किया होगा। तो आपको रिवीजन करने का टाइम है, उनको आप रिवाइज करिए। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसे कि फिज़िक्स के अंदर जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर 3 पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट में आप उसका थ्योरी पार्ट देख सकते हैं जो लैंग्वेज है, प्लस उसका डायग्राम या फिगर है, देन फॉर्मूला और मैथमेटिकल डेरिवेशन है। ऐसा देखा है काफ़ी एग्जाम्स के अंदर कि बच्चे थ्योरी या तो बिल्कुल ही नहीं लिखते, डायरेक्ट क्वेश्चन का मैथमेटिक्स पार्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं और उसको एंड कर देते हैं। तो अगर आप किसी भी एक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी 2 पार्ट को अगर ड्रॉप कर देंगे तो आपको क्वेश्चन अगर आ भी रहा है तो भी आपके स्कोरिंग अच्छा नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर आपकी मार्किंग अच्छी जाए तो आप तीनों पार्ट का बैलेंस बनाएं। आप उसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी डालें, आप अगर उसमें डायग्राम है तो डायग्राम जरूर से बनाएं, नीट एंड क्लीन बनाएं, और मैथमेटिकल पार्ट है तो वो भी बनाएं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि केवल थ्योरेटिकल पार्ट लिखते जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा थ्योरी अगर आपने लिख दिया है तो लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। बजाय कि आप ज़्यादा थ्योरी भरने के आप मेन पॉइंट पे फोकस करें। उसका मेन जो थ्योरेटिकल पार्ट है, डेफिनेशन है, तो उसको अंडरलाइन करें। और उसका जो मैथमेटिकल पार्ट अगर बड़ा लॉन्ग जा रहा है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जो डेरिवेशन का जो फॉर्मूला आता है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। साथ में अगर डायग्राम है तो आप उसको जरूर से बनाएं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने थे। अब जिन स्टूडेंट्स ने अगर कंप्लीट तैयारी ऑलरेडी किया है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं या हो सकते हैं जिनको ऐसा लग रहा होगा अब क्या किया जाए, तो क्या करें क्या नहीं करें वाली अगर कंडीशन आपकी है तो आप एक बार इस वीडियो के थ्रू गो थ्रू हो जाएं। तो इससे आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें वो प्लानिंग आप बना सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े कुछ टिप्स दे रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप उनको देखेंगे और थोड़ा अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट इसमें होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो सिलेबस पार्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके अंदर आपके पास टोटल 5 यूनिट्स बनती हैं। वेव ऑप्टिक्स, लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर्स, क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स ऑफ एडवांस मटेरियल्स, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अभी अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है, ये आप करने वाले हैं, तो एक काम इसमें किया जा सकता है, वो ये है कि आप टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लें, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट के अंदर जो टॉप पे है वहाँ से हम तैयार करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि कितना टाइम आपको लगता है एक टॉपिक को तैयार करने में, और आप कितना याद रख सकते हैं और कितनी आपकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक तैयार कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे इतने ही टॉपिक करने सफिशिएंट होंगे, आप उनकी एक लिस्ट बना लें और जितने मैक्सिमम आप उसमें जितने कर सकते हैं उतना करें, लेकिन जो टॉपिक आपने किया है वो अच्छे से तैयार कर लें। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। और आप अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप उसके अंदर लिख लें, या आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो इन 5 यूनिट के अंदर से सबसे पहले मैं जिसको नंबर 1 पे रखूंगा वो रहेगी मेरी सेकंड जो यूनिट है आपकी, लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर। अब ये स्टूडेंट की एक्चुअल में इंटरेस्ट और चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि उसको कौन सा टॉपिक ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन
मेरे हिसाब से अगर आपको लेना है तो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। तो सबसे पहले आप ऑप्टिकल फाइबर वाला जो पार्ट है इसके अंदर, ये जो पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर, टाइप्स, फीचर, लाइट गाइडिंग मैकेनिज्म, एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल एपरेचर। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप एक नंबर पॉइंट के ऊपर आप सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर को लिख लें। सपोज आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया, तो पहला टॉपिक जो हम तैयार करें वो हम ऑप्टिकल फाइबर को तैयार करेंगे। अब ऑप्टिकल फाइबर में देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। मोस्टली ऑप्टिकल फाइबर के अंदर न्यूमेरिकल एपरेचर का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके सी पार्ट में बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपका बी पार्ट में भी आ सकता है, डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर वाला जो टॉपिक है वो इन सभी टॉपिक में इजी भी है करना और स्कोरिंग भी है और स्टूडेंट को इजीली समझ में भी आ जाता है। तो आप सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर को तैयार करें। इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल एपरेचर को निकालना है, उसका डेरिवेशन देखना है और फाइनली इसका फॉर्मूला आना है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि न्यूमेरिकल एपरेचर के अंदर एक्चुअल में 2 फॉर्मूले हमारे पास में रहते हैं। पहले हम उन 2 फॉर्मूले को लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे न्यूमेरिकल एपरेचर अगर मैंने लिखा है तो पहला जो फॉर्मूला आता है आपका वो आता है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यहाँ पे n1 जो होता है वो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और n2 जो होता है वो क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एक फॉर्मूला तो ये है और दूसरा फॉर्मूला जो इसके अंदर आता है वो आता है n1 √2 डेल्टा। तो यहाँ पे जो डेल्टा होता है उसकी वैल्यू होती है n1 माइनस n2 बाय n1। तो अगर आपको दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, तो न्यूमेरिकल एपरेचर निकालना है तो आप यहां तक भी निकाल के छोड़ सकते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल एपरेचर का डेरिवेशन आता है तो आप करें यहां तक, और साथ में इस टॉपिक से एक आपके न्यूमेरिकल भी आता है और न्यूमेरिकल जो आता है वो इन्हीं 2 फॉर्मूलों पे ही बेस्ड होता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर तो उसके अंदर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गिवन है तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया हमारे पास क्या गिवन है, n1 गिवन है। n1 का मतलब है कोर, और अगर n2 साथ में गिवन है तो वो उसको बोलेगा क्लेडिंग। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लेडिंग। अगर आपको n1 n2 गिवन है तो यू कैन फाइंड द न्यूमेरिकल एपरेचर इजीली। अगर साथ साथ में अगर आपको मान लो डेल्टा गिवन है और आपको n1 गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा सेकेंड वाला। तो आप न्यूमेरिकल एपरेचर निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल एपरेचर से बाद में आप यहाँ से n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आप पहले पॉइंट पे जाएं तो ऑप्टिकल फाइबर टॉपिक को आप सबसे पहले तैयार करें और साथ में उसके 2 टाइप के जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको भी तैयार करें। तो यहाँ से आपका एक टॉपिक तैयार हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है और छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब आते हैं लेजर के अंदर। तो देखिए लास्ट में इसमें एप्लीकेशन पार्ट हमेशा रहता है। एप्लीकेशन आप अपने जो आपकी जो सोचने की शक्ति है उसके अकॉर्डिंग आप बना के भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। अब आता है लेजर के अंदर एक जो बड़ा क्वेश्चन बनता है आपका जो सी पार्ट में जाएगा, वो आपके फर्स्ट जो आपका टॉपिक मेंशन किया हुआ है इसमें, तो लिखा हुआ है लेजर आइंस्टीन थ्योरी ऑफ लेजर एक्शन। ये वाला जो पार्ट है तो आगे लिखा हुआ आइंस्टीन कोफिशिएंट। अब इसमें क्वेश्चन 2 टाइप से बन जाता है यहाँ पे कि कई बार सीधा डायरेक्ट डेरिवेशन आ जाता है कि डिस्कस द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद द मैटर, या कई बार ऐसे आ जाता है डिस्कस द डिफरेंट प्रोसेसेस व्हेन ए रेडिएशन इंटरेक्ट विद द मैटर। तो इसके अंदर केवल 3 प्रोसेस हैं जो आपको डिस्कस करने हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है। सेकंड जो होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है।
और थर्ड जो होता है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। इन तीनों के लिए आइंस्टीन कोफिशिएंट्स होते हैं। तो आप ये तीनों प्रोसेस और इन तीनों का जो फॉर्मूला है उनके बीच में जो रिलेशन है वो अगर आप निकाल पाए तो आपका एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का तैयार हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन आ सकता है बड़े क्वेश्चंस के अंदर। तो ये तो हुआ बड़े क्वेश्चन के पार्ट। तो आप क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर तैयार करेंगे पहले नंबर पे, और दूसरे पॉइंट पे अगर हम जाएं तो हम बात करेंगे इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन। आप इसको कैसे ही बोलें, चाहे रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर या मैटर इंटरेक्ट विद रेडिएशन। ये हो गया आपके बड़े क्वेश्चन में पार्ट। अब आता है यहां पे दो टॉपिक जो है वो लिखे हुए हैं। देखो दो नहीं, इनफैक्ट 3 टॉपिक हैं। प्रिंसिपल ऑफ लेजर बीम, तो एक तो प्रिंसिपल ऑफ लेजर आ सकता है, या फिर आपके पास 2 ही टॉपिक बचते हैं फिर, हीलियम नियॉन लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर। इन दोनों में से एक टॉपिक आता है। अगर हीलियम नियॉन लेजर आ गया तो सेमीकंडक्टर लेजर नहीं आता, और सेमीकंडक्टर लेजर नहीं आया तो हीलियम नियॉन लेजर आ जाता है। तो कुल मिलाकर के आप सबसे पहले अगर आप लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर यूनिट को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आप आराम से 25 to 30 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा वेटेज आपको इसके अंदर मिल गया है। तो ये तो आपका फर्स्ट चॉइस हुई। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जाना चाहिए लास्ट यूनिट के ऊपर। लास्ट यूनिट आपकी है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है कि देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहला जो पार्ट ए जो होता है उसके अंदर जो 25 वर्ड्स का जो क्वेश्चन आता है, तो उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस और व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल, या ऐसा आ सकता है कि डिफाइन डाइवर्जेंस और डिफाइन कर्ल, इनमें से कुछ आएगा। मोस्टली ऐसा आता है। तो एक छोटा क्वेश्चन जो है वो आपके इस पार्ट से बन जाता है जहां पे आपने लिखा हुआ है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन छोटा मिल जाएगा। इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पूछा जा सकता है या इनका डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है। उसके बाद आपको यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन मिलने वाला है और वो है आपका मैक्सवेल इक्वेशंस। ये आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, इसको बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ना है। तो अगर हम थर्ड पॉइंट पे लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा पार्ट आएगा मैक्सवेल इक्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 99% ये एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इसका कि ये न दे कोई एग्जामिनर। तो हमें ये जो टॉपिक है वो 100% करके जाना चाहिए। अब इसमें कई तरह से क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है। तो बड़े का आएगा तो आएगा कि राइट द मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। तो आपको चारों लॉज को लिखना पड़ेगा। चारों लॉज का मतलब है आपको लिखना पड़ेगा गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, देन फैराडेज लॉ, देन एम्पियर्स लॉ। इन चारों लॉज को यूज करके पहले मैक्सवेल की इंटीग्रल फॉर्म निकलेगी और देन इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म निकलेगी। एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। अगर सी पार्ट में ये नहीं आता तो बी पार्ट में आ जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। अब लास्ट में इसमें एक छोटा टॉपिक अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनती है। वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो आपके बी पार्ट के अंदर आने के चांसेस बनते हैं। बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा लेकिन छोटा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। तो फर्स्ट आपने लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर को तैयार करना है और सेकंड में आप जाना है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉइंटिंग वेक्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आप इसको अब समझ सकते हैं, और अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ है तो इस मोमेंट के ऊपर इसको थोड़ा तैयार करना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। लेकिन आप मैक्सवेल इक्वेशन तक का पार्ट तो इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये आपके 11th 12th से रिलेटेड है। इसको आपको छोड़ना ही नहीं है।
यहाँ आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आपके 4th यूनिट में, फिजिक्स ऑफ एडवांस मटेरियल्स। तो फिजिक्स ऑफ एडवांस मटेरियल के अंदर देखिए आप, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये हमारे 11th-12th की क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक बार आपको इसको रिवीजन करने की जरूरत है, तो आप कुछ न कुछ इसके अंदर लिख देंगे कि पी टाइप क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, और कंडक्टिविटी क्या होती है, आप इसके अंदर बता सकते हैं। अब आता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट है, वो है आपका हॉल इफेक्ट। तो हम इसको 4 नंबर पे यहाँ पे हॉल इफेक्ट को रख लेते हैं, क्योंकि हॉल इफेक्ट अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वाला जो पार्ट था ऑप्टिकल फाइबर, इसको थियोरेटिकली भी तैयार करना है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल पार्ट भी आपको तैयार करना है। सेकंड वाले पार्ट पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है, मैक्सवेल इक्वेशन पे भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, एक आधा न्यूमेरिकल बनता है, वो इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पे आता है। और हॉल इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है। तो हॉल इफेक्ट की डेफिनेशन भी आ सकती है, हॉल इफेक्ट का डेरिवेशन भी आ सकता है, और हॉल इफेक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो डेफिनेटली आप इस हॉल इफेक्ट को करके ही जाएं। ये मैंने 4 नंबर पॉइंट पे रखा है। मैं केवल यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दूं कि टॉपिक की जो टॉपिक्स हैं उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना रहा हूँ कि आपको पहले कौन सा करना चाहिए, फिर कौन सा करना चाहिए, फिर कौन सा करना चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टॉपिक बचे हुए टाइम में कर सकते हैं। जितने ज़्यादा टॉपिक कर सकते हैं उतना ही बढ़िया रहेगा। तो अगर आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। तो ये हो गया हमारे 4 टॉपिक। अब हम चलते हैं, देखिए आपको थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हुआ है, जब तो आपके लिए इजी रहता है क्वांटम मैकेनिक्स को टच करना। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ और अब चाहेंगे अब आप समझ जाएं, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा, थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा। लेकिन वेव मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स आपका स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है, आप इसको कर सकते हैं इजीली। अब इसमें छोटा क्वेश्चन भी देखो बनेगा। एक तो बनेगा क्वेश्चन, इसके ऊपर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, ये छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है। देन आपके पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पूछा जा सकता है, ये हुआ। देन ये मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, ए पार्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से जो वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, ये छोटे पार्ट में आ सकता है। तो ये बहुत सिंपल भी है कि अगर वेव फंक्शन साई का अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, तो वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसका स्क्वायर कर दें तो ये किसी पोजीशन पे किसी टाइम पे उस पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। आप पढ़ेंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर 5th नंबर पॉइंट के ऊपर जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है जो है, वो है आपकी श्रोडिंगर की इक्वेशन डिराइव करना। अब यहाँ देखिए, श्रोडिंगर की 2 इक्वेशन है हमारे पास, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये आपको दोनों ही करनी है। अगर हम 5th पॉइंट के ऊपर टॉपिक पे बात करें तो हमारा कौन रहेगा, श्रोडिंगर रहेगा, कंफर्म ही रहेगा ये, तो इसको हमें करना ही है। श्रोडिंगर की 2 इक्वेशंस हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पहले डिराइव होगी और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को यूज करके आप टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक चैप्टर मुश्किल लगता है तो एटलीस्ट आप श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को डेरिवेशन तो करके चले जाएं, टाइम डिपेंडेंट का और टाइम इंडिपेंडेंट का। तो ये बहुत चांसेस हैं कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब आता है कि इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक, तो हालांकि 2 दिए हुए हैं, अब यहाँ ये तो इम्पोर्टेंट कहना किसी एक को बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि फ्री पार्टिकल प्रॉब्लम जो लिखी हुई है यहाँ पे, कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स और पार्टिकल इन 3D बॉक्स,
तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक बार बताना चाहूँगा। देखिए, हमने श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को डिराइव कर लिया। अब अगर आपसे क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक अगर ज़्यादा तैयार नहीं होता है तो एटलीस्ट श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन जो है वो तो आप याद कर ही लें। तो -h×2m देन डेल स्क्वायर प्लस जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, हमारा फंक्शन है r, t का, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका शाई r, t इक्वल्स टू जो भी आपका एनर्जी ऑपरेटर है E, देन आपका वेव फंक्शन r, t। इसको बोलते हैं हम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। यहाँ पे जो एनर्जी ऑपरेटर आपने रखा है उसकी वैल्यू हो जाती है आयोटा h क्रॉस डेवा बाई डेवा t। इसको बोलते हैं श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो आप एटलीस्ट इसकी फॉर्म तो याद कर ही लें, डिराइव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है इसको। लेकिन अगर आप डिराइव नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट इक्वेशन याद कर लें। ये हो गई टाइम डिपेंडेंट और एक होती है टाइम इंडिपेंडेंट। तो जब टाइम इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो अगर वन डायमेंशनल बात करते हैं तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me बाय एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपकी टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है किसी फ्री पार्टिकल के लिए। फ्री पार्टिकल जैसे कि आप कोई 1D बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल को ट्रैप कर देते हैं तो उसके अंदर ये इक्वेशन काम आती है। अब क्या आता है कि इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के क्वेश्चन में एक टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल भी बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है आपका कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालें। बड़ा सिंपल सा है उसका फॉर्मूला कि P इक्वल्स टू माइनस जो भी लिमिट आपको दे रखी है, आपको लिमिट इसकी लगानी होती है। सपोज -a2 + a, मैं इसकी लिमिट लगा देता हूँ तो साई स्टार साई dx। ये एक फॉर्मूला है जो किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकालने के काम आता है। तो अगर क्वांटम मैकेनिक्स वाला टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं तो इस पे दो टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं और बहुत सिंपल है। एक बनता है इसके ऊपर जिसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना है -a से लेके +a तक, या आपको जैसे वेव फंक्शन ऑलरेडी गिवन होगा जैसे √2/a sin nπ/a.x, इस टाइप से कुछ वेव फंक्शन की फॉर्मेट होगी। तो इस साई की वैल्यू को आप इस इंटीग्रल में रखेंगे और फिर इसको सोल्व कर देंगे तो यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा इसके अंदर जो टॉपिक है जो हमें यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद 6 नंबर पॉइंट के ऊपर, वो आपका 1D बॉक्स। 1D बॉक्स टॉपिक पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है और साथ में न्यूमेरिकल भी आता है। तो इसका जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो हमेशा याद आपको रखना होगा। एनर्जी जो है वो 1D बॉक्स के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरफ से n²h²/8ma²। अब आपको क्या होगा, इसमें बाकी तो कोफिशिएंट है, केवल ए ही वेरिएबल है। अगर आपको ए की वैल्यू गिवन है तो आप एनर्जी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एटलीस्ट आप ये दो टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स वाले पार्ट से कर लें। तो हमने इसको भी चेक कर लिया। अब जो है जिसको आप सबसे सिंपल समझते हैं उसको मैं सबसे लास्ट में मैंने लिया है। सबसे लास्ट में क्यों लिया है? क्योंकि ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो है हमारी वेव ऑप्टिक्स, दैट इज द फर्स्ट यूनिट। यूनिट थोड़ी बड़ी है लेकिन इसमें से सब टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपका जो फर्स्ट जो यूनिट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम कैटेगराइज करना चाहें तो देखो इसमें दो टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इंटरफेरेंस पार्ट में से। पहला टॉपिक जो बनता है वो आपका बनता है न्यूटन्स रिंग वाला, न्यूटन्स रिंग, और साथ में आपका माइकलसन। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, आइदर न्यूटन्स रिंग पे आता है या फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे आता है। तो अगर माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आएगा कि कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड शेप ऑफ द फ्रिंजेस आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बतानी होगी। तो आपको इसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर का डायग्राम बनाना है और कंस्ट्रक्शन और उसका फाइनली फॉर्मूला लिखना है। आप बहुत बार ऐसा देखा है
कि आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जब क्वेश्चन आता है तब उसमें न्यूटन रिंग का डायग्राम बना देते हैं, और न्यूटन रिंग के क्वेश्चन में माइकलसन का डायग्राम बना देते हैं। दोनों ही का डायग्राम बिल्कुल सेपरेट है। आप टॉपिक को ध्यान से देखें कि क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको अटेम्प्ट करें। तो अगर माइकलसन का क्वेश्चन आता है तो ये बड़े वाले पार्ट में आएगा, जिसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड शेप ऑफ द फ्रिंजेस इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर सी पार्ट में आ सकता है। और अगर बी पार्ट में आएगा तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा, एप्लीकेशंस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के 3 एप्लीकेशंस है, तो इन तीनों में से किसी एक के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, जनरली छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है। और ए पार्ट के अंदर न्यूटन रिंग से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं 25 वर्ड्स वाले में। तो जैसे पहला क्वेश्चन सिंपल बनता है कि व्हाई द सेंटर स्पॉट इज डार्क इन द न्यूटन रिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि हम जनरली बच्चों से प्रैक्टिकली वाइवा में भी पूछते हैं कि न्यूटन रिंग के अंदर सेंटर स्पॉट डार्क क्यों बनता है। मैंने बहुत बार बच्चों को बताया भी है, बहुत ज़्यादा कुछ भी बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लिखना होता है कि पाथ डिफरेंस जो होगा हमारा कितना है। अगर आप ये बात बता देंगे तो आपका जो भी है, एक सेकेंड ये गलत हो गया, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई 2। न्यूटन रिंग के अंदर जो रिफ्लेक्टेड जो रेज होती है उनके बीच में पाथ डिफरेंस हमेशा 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई 2 होता है। जब आप कहते हैं कि सेंट्रल स्पॉट, तो सेंट्रल स्पॉट का मतलब क्या है कि ये जो प्लेन आपकी ग्लास प्लेट है उसके ऊपर आपने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को रखा हुआ है, तो ये कांटेक्ट पॉइंट पे क्या होगा, एयर फिल्म की थिकनेस टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इस फॉर्मूले में टी की वैल्यू 0 कर देते हैं तो लैम्डा बाई 2 रह जाएगा पाथ डिफरेंस। तो जब भी कोई दो वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो सेंट्रल स्पॉट कैसा बनेगा, डार्क बनेगा। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो व्हाई द सेंट्रल स्पॉट इज डार्क इन न्यूटन्स रिंग। लेकिन कई बार ट्रिक देने के लिए कहते हैं कि समटाइम्स इट बिकम्स ब्राइट। अब ब्राइट क्यों जाता है, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपका इस प्लेन ग्लास प्लेट को कांटेक्ट में नहीं है तो ये ब्राइट भी बन सकता है। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मोस्टली एग्जाम में आता है, और वो ये होता है कि अगर आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेन ग्लास प्लेट को टच नहीं कर रहा है, कितनी हाइट के ऊपर है, सपोज डेल्टा हाइट के ऊपर है, तो न्यूटन रिंग की जो फ्रिंजेस हैं उनकी डायमीटर पे क्या इफेक्ट आएगा, वो बड़ी हो जाएंगी या छोटी हो जाएंगी। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि न्यूटन रिंग में 2 छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि व्हाई द सेंट्रल स्पॉट इज डार्क, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाई द रिंग्स आर सर्कुलर। ये रिंग सर्कुलर क्यों होती है, क्योंकि जो एयर फिल्म की जो थिकनेस है उसका जो सर्कल में जो पाथ है उसके लिए एयर फिल्म की थिकनेस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगी तो रिंग्स कैसे बन जाती है, डार्क या ब्राइट, और कैसे बनेगी, सर्कुलर बनेगी। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। जब भी आप न्यूटन रिंग का अगर टॉपिक करेंगे तो आप जैसे डार्क रिंग लेते हैं, तो डार्क रिंग का जब अगर डायमीटर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला आपका ऐसा कुछ करके आएगा, 4n लैम्डा r, ये डार्क के लिए आएगा। तो अगर आपको न्यूटन रिंग पे अगर न्यूमेरिकल मिलेगा तो आपके लिए ये फॉर्मूला सबसे जरूरी है, dn प्लस m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4mr। ये न्यूटन रिंग के अंदर वेवलेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले पे खूब सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो फर्स्ट अगर यूनिट के अंदर से न्यूमेरिकल पार्ट आता है न्यूटन रिंग पे तो मोस्टली इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको डायमीटर्स दी गई है, n प्लस m का मतलब है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज आपको 12th रिंग का डायमीटर गिवन है तो d12 स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा आपको 8th रिंग का डायमीटर गिवन तो d8 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस कर देंगे 4। अब 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4, तो 4 इंटू 4 r, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से आप लेमडा कैलकुलेट कर लेंगे। तो
तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका भी है कि आपकी जो लैम्डा आएगी वो विजिबल रेंज में आना चाहिए, 4000 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, क्योंकि लाइट का ही तो इंटरफेरेंस हो रहा है। तो लाइट को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो रेंज तो यही आना चाहिए हमारा। तो ये लैम्डा आप इस तरह से कैलकुलेट करके ला सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर अगर हमारा टॉपिक हम तैयार करते हैं तो आइदर न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर, तो हमें यहाँ पे 7 नंबर पे, अब देखिए इसके अंदर हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर न्यूटन्स रिंग तैयार किया, माइकलसन आ गया, तो फिर क्या करेंगे, तो हमें दोनों को ही तैयार कर लेना चाहिए, न्यूटन्स रिंग और माइकलसन। ये दोनों टॉपिक आप फर्स्ट यूनिट के अंदर यहाँ से ले लें इंटरफेरेंस पार्ट से। उसके बाद आपका जो टॉपिक बचता है वो बचता है यहाँ पे देखो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग अपने आप में बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो सिंगल स्लिट है आपका, सिंगल स्लिट, यहाँ पे छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, या डिफ्रैक्शन क्या होता है, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये छोटे क्वेश्चंस है, वो तो आपको कंप्लीट तैयारी करते हैं जब भी आप कवर कर पाते हैं। लेकिन आप ये टॉपिक जरूर कर सकते हैं, सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर डेरिवेशन बनता है, इसका फाइनली फॉर्मूला भी आ जाता है, और उसके बाद में आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा होता है, तो जनरली इसको नहीं पूछते, लेकिन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जब भी क्वेश्चन आएगा तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो इक्वेशन है वो हमेशा सभी न्यूमेरिकल में यही काम आती है, E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। जहाँ E प्लस बी जो होता है इसको बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटिंग एलिमेंट। या एन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रा, जो भी ऑर्डर आप ले रहे हैं, और लैम्डा हो जाएगी वेवलेंथ, और थीटा क्या होगा आपका डिफ्रैक्शन एंगल। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आपको E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। अब इसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि डिस्पर्सिव पावर क्या होती है वो आ सकता है, आपका रिजोल्विंग पावर क्या आ सकती है वो आ सकता है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअल में एक टॉपिक जो है वो हमने इसके अंदर 4th यूनिट में है, तो मैं पहले इसमें 8 नंबर पॉइंट डाल देता हूँ। वो हो गया मेरा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब आते हैं 9 नंबर पॉइंट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये क्या है कि टॉपिक बहुत छोटा सा लगता है लेकिन ये आ जाता है। तो ब्रैग्स लॉ जो है आपको हमेशा करके ही जाना चाहिए। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, ब्रैग्स लॉ क्या होता है, ब्रैग इक्वेशन क्या होती है। तो ब्रैग इक्वेशन 2d sin थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा आपने बहुत पहले भी पढ़ी है, आप कर सकते हैं। अब जो है ये तो हुआ कि जैसे मैंने 9 टॉपिक आपको बता दिए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो आपको इस ऑर्डर के अंदर इनको तैयार करते जाना है। अब सपोज ये आपके टॉपिक तैयार हो गए, तो अब क्या पॉलिसी आपकी होनी चाहिए, इन टॉपिक्स को तैयार करने के बाद आपको ये करना चाहिए कि अब आप 2 यूनिट को चूज कर लें। अब जैसे मान लो आपने चूज कर लिया लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर, तो इस यूनिट को कंप्लीट तैयार कर लें। जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो आपने कर ही लिए, लेकिन जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी आप इसके तैयार कर लें, जिससे कि आप 100% श्योर हो जाएं कि अब तो कोई क्वेश्चन इधर से उधर जा ही नहीं सकता। तो आप एटलीस्ट 2 यूनिट को पूरी तरह से तैयार कर लें। तो पहली यूनिट आप ये तैयार करें और दूसरी जो यूनिट है वो लास्ट वाले तैयार कर लें आप। अब ये 2 यूनिट अगर आपकी 100% तैयार है और बाकी ये बचे हुए टॉपिक्स अगर आपने तैयार कर लिए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका बहुत ही अच्छे स्कोरिंग आ सकती है, क्योंकि इस बार आपको चॉइस बहुत ज़्यादा मिली हुई है। अगर इतनी ज़्यादा चॉइस है तो आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप थ्योरेटिकल पार्ट प्लस आप न्यूमेरिकल पार्ट को भी वेटेज दें, जितना जो चीज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है, अगर आपको थ्योरेटिकल नहीं क्वेश्चन समझ में आता है,
तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम शुरू होते ही छत की तरफ देखने लग जाते हैं, अब क्या करें क्या ना करें। ऐसे बच्चे को मैं एक बहुत ही अच्छी राय देना चाहूँगा। आपने जो जो टॉपिक तैयार किए हैं, आपने जो जो टॉपिक तैयार किए हैं, बाई चांस वो टॉपिक एग्जाम में नहीं भी आया हो, तो उल जुलूल लिखने के बजाय आप वो टॉपिक उस क्वेश्चन के अंदर लिखें। आपने अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉपरली एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया है, उसका फॉर्मूला लिखा है और आपने कोई उसका थ्योरी पार्ट लिखा है, अगर वो क्वेश्चन अलग है पर आपने लिखा कुछ अलग है, लेकिन फिर भी आप एग्जामिनर आपको नंबर दे सकता है, खाली कॉपी में तो नहीं दे सकता। तो आप जो टॉपिक हैं उनको तैयार करें, पर आप सभी क्वेश्चन जितने आपको करने हैं उनको अटेम्प्ट करें और कोशिश करें उस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम, मैथमेटिकल पार्ट लिखने का, लेकिन आप सब्जेक्ट से हटके कुछ भी ना लिखें। आप ये ना सोचें कि कॉपी को भर दिया तो एग्जामिनर नंबर दे देगा, ऐसा नहीं है। आपको फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स ही लिखनी है आपको, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। So best of luck for the university exam. Thank you for watching this.